सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। हमें यहाँ एक रेखिक समीकरण दिया गया है जो है ऋण 3x धन 7y बराबर 5x धन 2y के। और इस रेखिक समीकरण के लिए हमें यहाँ निम्न रिक्त निर्देशांक पता करने हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु A दिया गया है जिसका y निर्देशांक हमें पता करना है और बिंदु B दिया गया है जिसका x निर्देशांक हमें पता करना है और साथ ही साथ हमें रेखा AB आलेखित करनी है। तो चलो सबसे पहले ये निर्देशांक हम यहाँ पता कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रा यहाँ जगह बना लेता हूँ। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बिंदु A लेते हैं और बिंदु A का y निर्देशांक निकालने के लिए हम इस समीकरण में बिंदु A का x निर्देशांक जो है ऋण 5 वो यहाँ डाल देते हैं x की जगह। तो चलो यहाँ पर हमें इस समीकरण में x की जगह डालना है ऋण 5, तो हमें y निर्देशांक मिल जाएगा बिंदु A का। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 3 गुणा x की जगह हमें डालना है ऋण 5 धन यहाँ पर है हमारे पास 7y बराबर 5 गुणा x की जगह डालेंगे ऋण 5, तो ये आएगा हमारे पास 5 गुणा ऋण 5 धन यहाँ पर है हमारे पास 2y। तो ऋण 3 गुणा ऋण 5 ये हमें यहाँ मिल जाएगा 15 धन 7y ये बराबर होगा ऋण 25 धन 2y के। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 15 से घटा देता हूं तो यहाँ 15 गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऋण 25 ऋण 15 यानी कि ऋण 40 और 2y से भी घटा देता हूं तो 2y यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो हमें मिलेगा 5y बराबर होगा ऋण 40 के। तो y का मान निकालने के लिए अब हम यहाँ पे दोनों तरफ 5 से विभाजित कर देते हैं। तो y का मान हमें मिल जाएगा, तो y का मान हमें मिलेगा ऋण 40 बटा 5 यानी कि ऋण 8। तो हमें y का मान पता चल चुका है, वो है ऋण 8। तो बिंदु A यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब चलो इसी तरह से हम यहाँ बिंदु B भी निकाल लेते हैं। तो बिंदु B निकालने के लिए यहाँ y की जगह हम डाल देंगे 8, तो हमें x मिल जाएगा। तो चलो इसी समीकरण में ये वाला जो हमारा समीकरण है यह है ऋण 3x धन 7y, y की जगह हमें डालना है 8, ये बराबर है 5x धन 2y के और y की जगह हमें डालना है 8। तो अब हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ मिल रहा है ऋण 3x धन 8 गुणा 7 ये हो जाएंगे 56 बराबर यहाँ हमारे पास आएगा 5x धन 16। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 16 से घटा देता हूं तो यहाँ 16 चला जाएगा और यहाँ 56 ऋण 16 आ जाएगा 40 और 3x यहाँ दोनों तरफ जोड़ देता हूं तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 बराबर होगा 8x के। तो अब अगर दोनों तरफ 8 से विभाजित कर दें
तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ हमें मिलेगा 40/8 यानी कि 5। तो यहाँ पर हमें x का मान, x निर्देशांक मिल चुका है, वो है 5। तो बिंदु B भी हमें पता चल गया। तो ये निर्देशांक हमने यहाँ निकाल लिए हैं और अब चलो ये दोनों बिंदु यहाँ स्थापित करके हम a b आलेखित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना निर्देशांक पद्धति वापस ले आता हूँ। तो ये है हमारी निर्देशांक पद्धति और यहाँ पर हमारे पास बिंदु A है। बिंदु A है -5 और -8। तो यहाँ पर ये है हमारा मूल बिंदु, तो ये है -1। हमें x निर्देशांक -5 चाहिए, यानी बाई तरफ हमें 5 स्थान जाना है। तो ये है -1, -2, -3, -4 और ये है -5। और यहाँ से हमें y निर्देशांक है -8 यानी कि 8 स्थान नीचे जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु A जो है -5 और -8। तो यहाँ पर हमने बिंदु A स्थापित कर दिया। अब चलो बिंदु B भी स्थापित कर लेते हैं जो है 5 और 8। तो मूल बिंदु से शुरू करते हुए 5 स्थान दाई तरफ, 1 2 3 4 5 और y निर्देशांक है 8 यानी 8 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहेगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु B जो है 5 और 8। तो अब चलो यहाँ पर हम रेखा AB बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिंदु A और B को जोड़कर ये रेखा बना लेता हूँ और ये हो गई हमारी रेखा AB। तो इस तरह से हमने बिंदु A और B निकाले और रेखा AB बना ली। अब बिंदु A और B हमने कैसे निकाले थे? बिंदु A और B हमने कुछ इस प्रकार से निकाले थे, पर हम चाहते तो इस समीकरण को पहले ही थोड़ा हल कर देते तो हमें थोड़ी आसानी होती। तो मैं एक और तरीका यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। तो हमारे पास जो समीकरण था वो मैं ज़रा यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। तो हमारा जो समीकरण था वो था -3x धन 7y बराबर 5x धन 2y। तो अब यहाँ x और y निर्देशांक डालने की जगह मैं ज़रा इसे ही हल कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 3x जोड़ दूँ तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये होगा 7y बराबर 8x धन 2y। और अब अगर मैं दोनों तरफ 2y घटा दूं तो यहाँ 2y चला जाएगा और यहाँ आएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो यहाँ हमें मिलेगा 5y बराबर 8x। तो अब अगर तुम देखो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y निकालने के लिए हम दोनों तरफ अगर 5 से विभाजित कर दे तो हमें मिलेगा 8/5 गुणा x। तो यहाँ पर देखो जब हम x -5 डालेंगे तो -5 और 5 यहाँ पे कट जाएंगे, हमें मिलेगा -1। तो 8 गुणा -1 हमें मिल जाएगा -8। और उसी तरह से अगर हमें x निकालना है तो दोनों तरफ हम 8 से विभाजित कर देंगे। तो हमें x जो है वो मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा 5/8 गुणा y। तो यहाँ देखो जब हम y जो है यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 और 8 कट जाएंगे और हमें सीधा x मिल जाएगा जो होगा 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा हल कर कर x और y थोड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो तुम किसी भी तरह से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके बता दिए इस प्रश्न को हल करने के। रेखिक समीकरण 5x धन 2y बराबर 20 का आलेख बनाएं। तो यहां पर हमें इस समीकरण का एक आलेख बनाना है इस आलेख चित्र पर। और हम जानते हैं कि रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सीधी रेखा होती है इस निर्देशांक पद्धति पर, जहां पर उसके ऊपर आने वाले सारे बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं x और y निर्देशांक वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो बस हमें उनमें से कुछ बिंदु निकालना है और उनके x और y निर्देशांक के हिसाब से उन बिंदु को यहां स्थापित कर कर ये हमें रेखा बनानी होगी। तो कुछ बिंदु निकालने के लिए यहां पर मैं कुछ x निर्देशांक यहां पर डाल दूंगा जिसके हिसाब से मुझे y निर्देशांक मिल जाएगा। पर वो शुरू करने के पहले जरा इस रेखिक समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं y के लिए। तो यहां समीकरण हमें दिया गया है 5x धन 2y बराबर है 20 के।
तो अब मैं दोनों तरफ 5x से घटा लेता हूं, तो यहां मुझे मिल जाएगा 2y बराबर होगा 20 ऋण 5x के। और अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से विभाजित कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा यहां पर y बराबर होगा 20 ऋण 5x और हर में हमारे पास होगा यहां पर 2। तो अब मुझे जो y है वो मिल रहा है, y हमें मिल रहा है 20/2 यानी कि 10 ऋण 5/2 गुणा x। तो ये हमें मिल रहा है यहां पर हमारा y। तो अब बस मैं यहां पे एक सारणी बना लेता हूं। तो यहां पर एक सारणी बना लेता हूं जहां पर मैं x ले लूंगा और उस हिसाब से हमें जो यहां y मिलेगा तो उस हिसाब से हमें मिल जाएगा हमारा बिंदु x और y। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला x निर्देशांक मैं यहां लेता हूं 0, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0। तो y हमें क्या मिलेगा? y हमें मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा x यानी कि 0। तो ये तो 0 हो जाएगा और 10 ऋण 0 बचेगा हमारे पास 10। तो हमें हमारा जो पहला बिंदु मिल रहा है वो है 0 और 10। तो हमारा पहला जो बिंदु है वो है 0 और 10। तो यहाँ पर x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक है 10। तो यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ कि यहाँ पर यह है हमारा x निर्देशांक और यह है हमारा y निर्देशांक। तो जो पहला बिंदु है मैं यहाँ स्थापित करता हूँ। x निर्देशांक है 0, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और y निर्देशांक है 10, तो हम 10 ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम पहुँचे। तो ये है हमारा बिंदु 0 और 10। चलो अब दूसरा बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा x मैं यहाँ पर लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ। अब क्या लूँ? तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे हर में है 2, तो अगर हम x जो है वो अगर 2 के पहाड़े लेंगे तो ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं x को 2 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं x को लेता हूँ 2, तो y हमें मिलेगा, y मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा 2। तो यहाँ 2 और 2 तो कट जाएगा और यहाँ बचेगा 10 ऋण 5 जो बराबर होगा 5 के। तो हमें हमारा अगला बिंदु मिल रहा है 2 और 5, उसके निर्देशांक हैं 2 और 5। तो यहाँ x निर्देशांक है 2, तो यहाँ मूल बिंदु से शुरू कर कर मैं 2 स्थान आगे बढ़ूंगा, तो 1 और 2 और 5 स्थान ऊपर y निर्देशांक 1 2 3 4 5, तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा बिंदु 2 और 5। तो अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर हम एक रेखा बना सकते हैं। पर चलो हमारी अच्छी संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पर एक और बिंदु ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब ले लेता हूँ 4। तो y जो होगा वो हमें मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा x, यहाँ पे है 4। तो 4/2 तो हो जाएगा 2, 2 गुणा 5 हो जाएगा 10, 10 ऋण 10 हो जाएगा 0। तो यहाँ हमें y मिल रहा है 0। तो जो हमारा निर्देशांक है x और y वो है 4 और 0। तो चलो इस बिंदु को यहाँ स्थापित करते हैं। तो मूल निर्देशांक से शुरू करते हुए x निर्देशांक है यहाँ पे 4, तो 4 में बढ़ूंगा दाई तरफ, तो 1 2 3 4, और y निर्देशांक है 0, तो हमें ना तो ऊपर ना तो नीचे जाना है। तो ये रहेगा हमारा बिंदु 4 और 0। तो ये रहा हमारा बिंदु 4 और 0। तो हमें यहाँ पर अब 3 बिंदु मिल गए हैं। तो चलो इन्हें हम अब जोड़ लेते हैं और हमारी रेखा आलेखित कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इससे इन तीनों बिंदुओं को इस रेखा से जोड़ देता हूँ। तो ये हो गई हमारी रेखा। और हमारा जो प्रश्न था कि इस समीकरण का आलेख बनाएं, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया। ये रही हमारी रेखा जो इस समीकरण का आलेख है। रेखिक समीकरण y बराबर 2x धन 7 को आलेखित करें। तो चलो हम इस समीकरण को यहाँ आलेखित कर लेते हैं। तो वो करने के लिए हम यहाँ से इस समीकरण से कुछ बिंदु निकाल लेंगे और वो बिंदु यहाँ स्थापित करके उनको जोड़कर हमारी यहाँ रेखा मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ x निर्देशांक ले लूँगा और वो यहाँ डाल के हमें जो y निर्देशांक मिलेंगे तो उससे हमें हमारे बिंदु मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हमें लेने हैं हमारे x निर्देशांक और उसके हिसाब से हमें मिलेंगे y निर्देशांक।
तो ये वो बिंदु जो बिंदु आएंगे x और y, वो हम यहाँ स्थापित कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे हमेशा पसंद है x तो शून्य से शुरू करूं। तो x अगर शून्य है तो y जो होगा, y हमें मिलेगा 2 गुणा x, यानी कि शून्य, 2 गुणा शून्य धन 7। तो 2 गुणा शून्य तो शून्य होगा, धन 7, तो ये हमें मिलेगा 7। तो हमारा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 0 और 7। तो ये है हमारा पहला बिंदु। चलो इसे स्थापित करने के पहले कुछ और बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैं x को यहाँ क्या ले लूँ, मैं x को यहाँ ले लेता हूँ, चलो 2 ले लेता हूँ। तो अब y क्या मिलेगा, y हमें बराबर मिलेगा 2x यानी कि 2 गुणा 2 धन 7, जो बराबर होगा 2 गुणा 2 हो जाएंगे 4, धन 7 हमें मिलेंगे यहाँ 11। तो हमारा जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक हैं 2 और 11। तो 2 बिंदुओं से हम यहाँ अपनी रेखा बना सकते हैं, पर चलो मैं ज़रा संतुष्टि के लिए एक और बिंदु ले लेता हूँ और x को अब मैं ऋणात्मक लेता हूँ। तो यहाँ x आ जाएगा ऋण 2। तो अब y क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा 2 गुणा x, x है यहाँ पे ऋण 2 और हमारे पास है यहाँ धन 7, जो बराबर होगा 2 गुणा ऋण 2 हो जाएगा ऋण 4 धन 7, ये हमें मिलेगा 3। तो हमारा जो बिंदु होगा वो होगा ऋण 2 और 3। तो चलो अब इन्हें आलेखित कर लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है 0 और 7। पर वो आलेखित करने के पहले मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि ये है हमारा मूल बिंदु और ये जो रेखा है ये है हमारा x अक्ष और ये रेखा है हमारी y अक्ष। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है 0 और 7। तो x निर्देशांक है 0, तो यहाँ से शुरू करेंगे, और y निर्देशांक है 7, तो 7 हमें ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारा बिंदु 0 और 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है 0 और 7। हमारा दूसरा बिंदु है 2 और 11। तो यहाँ x अक्ष में हमें 2 स्थान आगे बढ़ना है दाईं तरफ, 1 2, और 11 स्थान ऊपर y अक्ष में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा यहाँ पे 11। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2 और 11। और हम एक और बिंदु स्थापित कर लेते हैं जो है ऋण 2 और 3। तो x अक्ष से शुरू करके हमें ऋण 2 यानी कि 2 स्थान बाईं तरफ जाना है। तो 1 2 ये हो गया ऋण 2 और 3 3 ऊपर, तो 1 2 3, ये है हमारा बिंदु ऋण 2 और 3। तो चलो अब यहाँ पे 3 बिंदु हमें मिल गए हैं, इनको हम जोड़कर हमारी रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो लगभग तो जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर इन्हें जोड़ के मैंने अपनी ये रेखा बना ली। तो हमने इस रेखिक समीकरण y बराबर 2x धन 7 को आलेखित कर दिया। चलो एक और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये अगला प्रश्न लेता हूँ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें एक आलेख दिया गया है जहाँ पर हमारे पास x अक्ष में है किलोग्राम और y अक्ष में है पाउंड, और यहाँ पर ये आलेख दर्शा रहा है किलोग्राम और पाउंड के बीच में क्या रिश्ता है। और यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि 4 किलोग्राम कितने पाउंड होंगे। तो यहाँ पे मैं चलो 4 किलोग्राम पहले ढूंढ लेता हूँ यहाँ x अक्ष में। तो x अक्ष में 4 किलोग्राम यहाँ पर है, और अगर इसे मैं यहाँ ऊपर खींचूं और यहाँ तक ले जाऊं आलेख तक, तो इस आलेख का इस बिंदु पर जो y निर्देशांक है वो कितना होगा, तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ। तो मैं पहुँच रहा हूँ करीब करीब यहाँ पे, और ये तो मुझे 8 और 10 के बीच में दिख रहा है, ये कुछ तकरीबन यहाँ पर 9 है। तो 4 किलोग्राम जो है वो 9 पाउंड के आसपास होगा। अब इसी तरह हमें बाकी प्रश्न भी हल करने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 9 किलोग्राम कितने पाउंड होंगे, तो बस इसी तरह से हम 9 किलोग्राम लेके इस अक्ष में ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे पहुँच के हम यहाँ जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये है 20। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम जो है वो है 20 पाउंड। अगला प्रश्न है 12 पाउंड कितने किलोग्राम होंगे। अब यहाँ उल्टा हो चुका है, तो हमें ढूंढना है 12 पाउंड। तो यहाँ पर ये रहा 12 पाउंड। तो यहाँ से हम यहाँ जाते हैं आलेख तक, तो हम तकरीबन यहाँ पहुँच रहे हैं।
अब यहाँ से हमें जाना है नीचे किलोग्राम के अक्ष पे, तो यहाँ हम पहुँचते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ 5.5 लग रहा है, तो 12 पाउंड तकरीबन 5.5 किलोग्राम होंगे। आखिरी प्रश्न है 17 पाउंड कितने किलोग्राम है? तो 17 पाउंड यहाँ पे ये है 16, ये है 17, यहाँ पे कहीं पे है ये 17 पाउंड। तो 17 पाउंड से यहाँ पे मैं आलेख तक पहुँचता हूँ पहले, तो मैं पहुँचूंगा यहाँ तक और फिर इस आलेख का x अक्ष निकालता हूँ। तो वो जो x अक्ष है वो आ रहा है यहाँ पे और ये दिख रहा है 7.5। तो जो 17 पाउंड है वो बराबर होंगे 7.5 किलोग्राम के। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। चलो एक और आखिरी प्रश्न लेते हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। तो ये काफी बड़ा प्रश्न है, चलो इसे आराम से पढ़ते हैं। तो हवाई अड्डे पर आप अपना पैसा डॉलर से यूरो में बदल सकते हैं। सेवा की कीमत $5 है और प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर के लिए आपको 0.7 यूरो मिलते हैं। तो ठीक है, यानी कि हमें $5 देने होंगे ये सेवा लेने के लिए, और उसके बाद हम जितने भी डॉलर देंगे उन हर डॉलर के लिए हमें मिलेंगे 0.7 यूरो। इसके लिए एक सारणी बनाएं और इस जानकारी को आलेखित करें। तो चलो इसके लिए हमें सारणी बनाकर इसे आलेखित करना है। और एक और प्रश्न है, यदि आप $50 देते हैं तो आपको कितने यूरो मिलेंगे? इसका पता आलेख चित्र से लगाएं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो समझो कि मेरे पास यहाँ पर $D हैं, तो उन $D में से $5 तो मुझे देने होंगे ये सेवा का उपयोग करने के लिए। तो मेरे पास $5 तो चले ही जाएंगे, तो मेरे पास बचेंगे D ऋण $5, और इन हर एक डॉलर के लिए मुझे मिलेंगे 0.7 यूरो। तो $D में से 5 तो चले जाएंगे सेवा लेने के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास D ऋण $5 बचेंगे उन हर एक डॉलर के लिए हमें मिलेंगे 0.7 यूरो। तो इसे जब हम गुणा कर देंगे 0.7 से तो हमें उतने यूरो मिल जाएंगे। तो ये बराबर होगा कि हमें इतने यूरो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक समीकरण देख पा रहा हूँ कि यूरो बराबर है 0.7 गुणा $5 के। तो चलो इसकी एक सारणी बना लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं $D दूंगा तो मुझे बदले में कितने यूरो मिलेंगे। तो इसकी हम एक सारणी यहाँ बना लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। समझो कि मेरे पास $5 थे, तो अगर मेरे पास $5 थे तो बदले में मुझे कितने यूरो मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, तो हमारे पास आएंगे 0.7 गुणा D, यानी कि डॉलर हमने दिए 5 ऋण 5 हो जाएंगे यहाँ पर जो है। तो अब यहाँ पर 5 ऋण 5 हो जाएंगे 0, और 0 गुणा 0.7 तो 0 ही रहेगा, यानी हमें बदले में कोई भी डॉलर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि $5 अगर मेरे पास हैं तो वो तो हमारे सेवा लेने में ही चले जाएंगे, तो हमें यूरो तो कुछ नहीं मिलने वाले। तो चलो कुछ यूरो तो लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समझो $15 देता हूँ। तो अगर मेरे पास $15 हैं तो यहाँ डॉलर में मैं 15 डाल देता हूँ, तो देखता हूँ मुझे कितने यूरो मिलेंगे। तो हमें यूरो जो मिलेंगे वो होंगे 0.7 गुणा डॉलर की जगह हमें रखना है 15, तो ये होगा 15 ऋण 5। तो 15 ऋण 5 हो जाएंगे 10, और 10 गुणा 0.7 हमें मिल जाएंगे 7। तो हमें $15 देने पर 7 यूरो मिलेंगे। अब अगर यहाँ मैं $55 देता हूँ तो $55 में मुझे कितने यूरो मिलेंगे। एक और ले लेते हैं यहाँ उदाहरण। तो हमें मिलेंगे 0.7 गुणा 55 ऋण 5, तो 55 ऋण 5 हो जाएंगे 50, और 50 गुणा 0.7 होंगे 7 गुणा 5 यानी कि 35। तो $55 देने पर हमें मिलेंगे 35 यूरो। तो यहाँ पर हमने इस जानकारी को सारणी में दिखा लिया है, और अब यहाँ पर ये तो कुछ बिंदु बन गए हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु है 5 और 0, 15 और 7, 55 और 35। तो यहाँ पर देखो तो x अक्ष में हमें डॉलर दिया गया है और y अक्ष में हमें दिया गया है यूरो। तो चलो इन बिंदुओं को यहाँ स्थापित कर लेते हैं। तो जो पहला बिंदु है
वो पहला बिंदु जो है वो है 5 और 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये जो पहला बिंदु है ये है 5 और 0। तो यहाँ दर्शाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ संख्याएं लिखनी होंगी। तो चलो यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, इन बिंदुओं को मैं ले लेता हूँ कि ये है $10, ये है 20, ये है 30, ये है $40 और इसे ले लेता हूँ $50। और यहाँ पर यूरो में भी चलो ये हो जाते हैं 10 यूरो, ये ले लेंगे हम 20 यूरो, ये ले लेंगे 30 यूरो और ये हो जाएंगे 40 यूरो। तो चलो हम 5.0 यानी कि $5 और 0 यूरो यहाँ स्थापित करते हैं। तो $5 ये है मूल बिंदु, $5 आएंगे यहाँ पे और 0 यूरो यानी कि ऊपर हमें नहीं जाना है, तो यही होगा हमारा बिंदु। हमारा अगला बिंदु है 15 और 7, $15 7 यूरो। तो 15 और 7, तो 15 यहाँ पर डॉलर यहाँ है और 7 ऊपर, तो ऊपर हमें जाना है। अब 7 यहाँ पर मैं अंदाज़न लिख देता हूँ, तो यहाँ 15 और ये 7 कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब $55 पे 35 यूरो मिलते हैं, तो हमारा जो बिंदु है वो है 55 और 35। तो $55 यहाँ पर ये है 50 और ये होंगे $55 और 35 यूरो, तो हमें ऊपर जाना है 35 तक और ये रहा 35। तो हमने यहाँ 3 बिंदु स्थापित कर दिए। तो चलो इन बिंदुओं को जोड़कर मैं एक आलेख बना लेता हूँ। तो ये बिंदुओं को जोड़कर मैं यहाँ ये आलेख बना लेता हूँ। तो ये रेखा हो गई जो दर्शा रही है इस जानकारी को। तो यहाँ पर ये रेखा है जो हमें डॉलर और यूरो के बीच में परिवर्तन करके दे रही है। अब हमारा आखिरी प्रश्न था कि यदि आप $50 देते हैं तो कितने यूरो मिलेंगे, इसका पता आलेख चित्र से लगाएं। तो $50 है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ, तो ये जो आलेख है ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसका जो y अक्ष है वो निकालने के लिए मैं ज़रा यहाँ जाता हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे। तो $50 देने पे हमें मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ 30 से थोड़े से ज़्यादा, 31 या 32 या 33 यूरो। अब सही तो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, पर अंदाज़न 31 या 32 यूरो हैं। पर अगर हमें इसका सही उत्तर जानना है तो क्या करें? तो यहाँ पर तो हमारे पास है ना ये सारणी, तो इसमें हम डाल देते हैं $50। तो यहाँ पर अगर मैं $50 दूंगा तो मुझे कितने यूरो मिलेंगे? तो हमें मिलेंगे 0.7 गुणा, डॉलर की जगह डालेंगे 50, तो ये हो जाएंगे 50 ऋण 5, 50 ऋण 5 हो जाएंगे 45। तो हमें यहाँ करना है 45 गुणा 0.7। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 7 गुणा 5 हो जाएंगे 35, तो 5 यहाँ लिखता हूँ और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे और 7 चौके होते हैं 28, 28 और 3 हो जाएंगे 31। तो ये होगा 31। यहाँ हमारे पास बिंदु के बाद एक दशमलव है, तो मैं यहाँ बिंदु दे देता हूँ। तो हमें मिलेंगे 31.5 यूरो। तो ये दरअसल है 31.5 यूरो। तो $50 देने पर हमें मिलेंगे 31.5 यूरो।
सर्वेभ्यः। कथम् अस्ति भवन्तः? आशा से कुशली न भवन्ति ना? आप लोग सभी कुशल ही हैं ना? घरों में रह के कुशल ही होंगे। तो आज हम लोग फिर संस्कृत की कक्षा में एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ मैं, डॉक्टर पल्लवी। और आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। क्या आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं? करते हैं ना? वाह, क्या बात है। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। बहुत अच्छे। और सुबह सुबह उठने से पहले कुछ संस्कार कार्य करते हैं कि नहीं? जैसे हाथों को जोड़कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना, हाँ, बड़े अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, विद्यालय में जाने पे अपने गुरु के चरण स्पर्श करना। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ आज, क्योंकि आज मुझे इसी से संबंधित अध्याय तो पढ़ाना है। हाँ, आज संस्कारों का परिचय होगा। आप सभी आज संस्कारों से परिचित होंगे। आज के समय में क्या है, सभी लोगों के बीच में ना इनकी कमी हो गई है, संस्कारों की कमी हो गई है ना? तो आज हम इसी से संबंधित कुछ चित्रों को देखते हैं और चित्रों के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर पाठ पे हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे। छात्राः अत्र भवन्तः किं पश्यन्ति? अत्र लिखितम् अस्ति अस्माकं संस्काराः, हमारे संस्कार। जैसा मैंने बताया आपको कि आज हम संस्कारों से परिचित होने वाले हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको सबसे पहला संस्कार। चित्र को देखिए, क्या है चित्र में, क्या दिख रहा है? अब इसको देखिए, कौन सा संस्कार है ये? गर्भाधानम संस्कारः। हाँ, इसके आगे पुंसवनम संस्कारः, इतः परम सीमंतो नयनम संस्कारः, इतः परम जात कर्म संस्कारः, तदनंतरम नामकरणम संस्कारः, तदनंतरम निष्क्रमणम संस्कारः, तदनंतरम अन्नप्राशनम संस्कारः, इतः परम मुंडनम संस्कारः। इस प्रकार आपने विभिन्न संस्कारों को देखा और फिर इसके आगे भी और संस्कार हैं। आपको पता है पूरे 16 संस्कार हैं भारतीय जीवन दर्शन में। हमारे जीवन में भारतीय जीवन दर्शन से ही संस्कार है ना। तो हमारे जीवन में पूरे 16 संस्कारों से हम परिचित होते हैं और इन्हीं संस्कारों की शरण में हमारा जीवन कटता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कार हैं जिनकी शरण में हम अपना जीवन जी रहे हैं। आरंभ होता है गर्भाधान संस्कार से और अंत होता है अंत्येष्टि संस्कार तक। तो अगले संस्कारों को भी देख ले चित्र के माध्यम से और उसके बाद क्या करना है? पाठ का आरंभ करना है। तो बच्चों, अगला संस्कार है कर्णवेध संस्कारः, उपनयनम संस्कारः, विद्यारंभ संस्कारः, समावर्तनम संस्कारः, विवाह संस्कारः, वानप्रस्थ संस्कारः, संन्यासः संस्कारः, तदनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः। तो बच्चों, आपने देखा चित्रों के माध्यम से हमारे 16 संस्कार। बच्चों, अगर हम अपने जीवन में संस्कारों के अर्थ को और इसके महत्व को समझ लें तो हमारा जीवन सफल बन जाए। तो आज इसकी विस्तृत चर्चा हम पाठ के माध्यम से करेंगे और पाठ का शीर्षक क्या है? भारतीय संस्काराः। शीर्षक क्या है? भारतीय संस्काराः। और आज हम इसी के माध्यम से अपने संस्कारों के विषय में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। तो चलें पाठ की शुरुआत करें। आप सभी अपने अपने पुस्तकों को खोल लीजिए और पाठ 6 भारतीय संस्काराः को निकाल लीजिए और साथ साथ उच्चारित करना है, अर्थ को समझने की कोशिश करना है। मैं तो समझा ही दूंगी, लेकिन आपको भी बाद में फिर इसका प्रयास करना है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिताः सन्ति। कहने का तात्पर्य है, भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है कि समय समय पर यहाँ संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता रहा है। जैसा आप भी देखते होंगे ना, परिवार में
कभी किसी संस्कार में जाते हैं, कभी लगता है ना किस चीज़ में, जन्मदिन मनाते हैं, कभी नामकरण संस्कार में जाते हैं, कभी विवाह संस्कार में जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की ये एक परंपरा रही है कि समय समय पर यहाँ संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता रहा है। आगे फिर पढ़ते हैं। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। यहाँ संस्कार शब्द का प्रयोग लोग व्यंग्यात्मक रूप में करते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी संस्कार से तो हमारी पहचान बनती है। हम बाहर जाते हैं तो हमारे संस्कारों की वजह से ही हमारी पहचान होती है। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृते उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। आज संस्कार शब्द का सीमित और व्यंग्यात्मक रूप में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यह क्या है? यह संस्कृति का उपकरण है और यह भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवः च। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवः च। विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख ही नहीं बल्कि जिज्ञासु भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो विदेशों में रह रहे हैं तो अपने संस्कारों को भूल गए हैं। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। और इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और उसके महत्व का निरूपण किया गया है। तो आगे फिर पढ़ें। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् अधारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है, और जिस प्रकार मैंने बताया कि संस्कारों की शरण में ही हमारा जीवन गुजरता है। आरंभ से लेकर अंत तक हम लोग जीवन से मृत्यु पर्यंत संस्कारों की शरण में ही रहते हैं। भारतीय संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। और क्या कहा कि भारतीय संस्कृति के ज्ञान से ही संस्कारों की जानकारी होती है। इसलिए संस्कृति को जानना है तो संस्कार को जानना होगा, और संस्कार से ही तो संस्कृति है। दोनों में अन्योन्याश्रय का संबंध है। अग्रे लिखितम् अस्ति अत्र ऋषीणां कल्पनाम् आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। और यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। वरिष्ठ कौन? आपसे बड़े। वरिष्ठों का आशीर्वाद होना चाहिए, होम किया जाना चाहिए, और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन मीन्स क्या? सम्मेलन का तात्पर्य है यहाँ आपस में मिलन होना चाहिए। तो ये मौका होता है अनुष्ठानों का आयोजन। जब भी कोई अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपका मेलजोल होता है ना। घरों में भी आप देखते हैं। बस बिल्कुल इसी प्रकार से हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है। तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। और ये सब कहाँ पे संभव होता है? संस्कारों के अनुष्ठान में ही, जैसा मैंने आपको बताया। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। और इस प्रकार से संस्कारों का महत्व बहुत ही अत्यधिक है, और संस्कारों का महत्व आप सभी भी धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, और आगे भी हम इसे अच्छे तरह से समझेंगे। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। और क्या? तो संस्कार का मौलिक अर्थ है वो परिमार्जन है, अर्थात हमारा परिमार्जन, हमारे अंदर जो गुणों का परिमार्जन होगा, गुणों का आघान होगा, अर्थात गुणों को ग्रहण करेंगे। ये सभी चीज़ें भुलाई नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो परिमार्जन करना और गुणों का आघान होना, अर्थात गुणों को ग्रहण करना, ये संस्कार का मौलिक अर्थ हुआ। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। और इस प्रकार से संस्कार मनुष्य को किस किस रूपों में मदद करते हैं? तो उनके परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। इस प्रकार से संस्कारों का महत्व तो अब आप समझ रहे हैं। आगे फिर देखते हैं। संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। संस्कार प्रायः
5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? जन्म पूर्वास्त्रयः, शैशवाः 6, शैक्षणिकाः 5, गृहस्थ संस्कारः, विवाह रूप 1, मरणोत्तर संस्कारश्च 1। क्या कहा इसमें कहा गया कि संस्कार 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? जन्म के पहले 3 संस्कार, शैशवावस्था के 6 संस्कार, शैक्षणिक 5 हो गए, और उसके बाद गृहस्थ संस्कार, और उसके बाद फिर विवाह संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है, और सबसे अंत में है अंत्येष्टि संस्कार, जो मरणोपरांत करते हैं। मरने के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार का आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार से ये संस्कारों को हमने 5 खंडों में बांटा, और कुल मिलाकर हमारे 16 संस्कार हो जाएंगे। एवं 16 संस्काराः भवन्ति, और इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं ना किस प्रकार से संस्कारों से परिचय हो रहा है हमारा। अब तक हमने 16 संस्कारों को देख लिया। जन्म के पहले 3 संस्कार, तो वो 3 संस्कार कौन कौन से हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम च इति त्रयो भवन्ति। और जन्म के पूर्व संस्कारों में क्या क्या है? गर्भाधान संस्कार, जब माएँ गर्भ धारण करती हैं। पुंसवन संस्कार, उसके बाद जैसे बच्चे का उसमें एक रूप उत्पन्न होता है। और सीमंतोनयनम, अर्थात उसका फिर आगे का रूप है ये। इस प्रकार से जन्म के पूर्व 3 संस्कार हैं। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारोपणम, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। और क्या कहा? जन्म के पूर्व 3 संस्कार थे ना, अब उससे संबंधित ये बताया जा रहा है कि यहाँ गर्भरक्षा, अर्थात माएँ जो गर्भवती होती हैं तो उन्हें अपने गर्भ की रक्षा के लिए कौन कौन से हिदायतें अपनाना चाहिए। उसके बाद है गर्भस्थस्य संस्कारोपणम, और गर्भ में जो शिशु है उसके अंदर संस्कारों का आरोपण गर्भ में ही होता है। पता है आपको? जब गर्भ में शिशु का आगमन होता है ना, तो उस समय ऐसी हिदायत दी जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय आपको संस्कार युक्त कार्य करने चाहिए, आपको धर्म संबंधी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कुछ जो ओजस्वी हैं, ओजस्वी लोगों की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चा जो होगा उसके अंदर वैसे ही संस्कार आते हैं। और अगला है फिर गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, और इस समय गर्भवती की प्रसन्नता को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती प्रसन्न रहेगी तो बच्चा भी प्रसन्न होता है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। और इस प्रकार से जन्म पूर्व के संस्कारों में ये सारी बातों पे ध्यान दिया जाता है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्च इति क्रमशः भवन्ति। और उसके बाद क्या है? शैशव संस्कार 6 बताए थे ना मैंने अभी। तो पहला होता है जातकर्म, अर्थात बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उस समय का कर्म। हाँ, नामकरण, उसके बाद नामकरण किया जाता है। क्या नाम रखना है, वो कुछ अक्षर वगैरह बताते हैं पंडित जी, और उसके अनुसार आपका नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्क्रमण, आपको ये ज्ञान दिया जाता है कि आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद अन्नप्राशन होता है। एक निश्चित समय के बाद आपका अन्नप्राशन किया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, मीठा मिष्टान्न भोजन कराया जाता है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। उसके बाद चूड़ाकर्म होता है, चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन संस्कार। और उसके बाद कर्णवेदी संस्कार होता है, जिसमें आपको वेद से संबंधित ज्ञान अर्जन करने की शिक्षा दी जाती है। और इस प्रकार से आपके शैशवावस्था के 6 संस्कार हुए। और इससे आगे फिर हम देखते हैं। तर्हि छात्राः अग्रे किं वर्णितम् अस्ति वयं पश्यामः इदानीं। तो देखें, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः, उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्तनम च इति संस्काराः प्रकल्पिताः। और शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ, उपनयनम, जिसमें आप उपनयन अर्थात जिसे आप कहते हैं ना जनेऊ वगैरह, हाँ, जनेऊ से संबंधित, और गुरु के निकट जाकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। वेदारंभ, वेद का आरंभ, केशान्तः, मुंडन संस्कार, और समावर्तनम अर्थात आपको
घर के बाहर जाकर आपके अपने आजीविका के लिए उपयुक्त कार्य ढूंढना, ये सभी संस्कार के अंतर्गत ही बताए गए हैं। तो इस प्रकार शिक्षा संस्कारों में हमने कितने संस्कारों को जाना? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, ये 5 संस्कार हो गए शिक्षा संस्कारों के अंतर्गत। और आगे फिर क्या है, पढ़ते हैं आगे फिर। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ में बच्चे क्या करते हैं? अक्षर लिखते हैं या अंक लिखते हैं, और इसी से उनकी शुरुआत होती है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। और उपनयन का अर्थ जैसा मैंने बताया कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है और तब उन्हें शिक्षा दी जाती है। ये पुरानी परंपरा में होता था। जैसे गुरुकुल परंपरा जो थी ना, उसमें गुरुजी क्या करते थे? शिष्य को अपने साथ ले जाते थे और उन्हें वेदों की शिक्षा और संबंधित जो भी विषयों से संबंधित शिक्षा को वो दिया करते थे। तो उस समय उपनयन संस्कार उसे ही कहते हैं। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। और वहाँ पे शिष्य क्या करते हैं? शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। जैसा गुरुजी बताते हैं वैसा वो अध्ययन करते हैं। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः। और वे सारे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारिमिति कथ्यते स्म। क्या आपको पता है प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ही कठिन होता था। आज के समय में जैसे आप हैं ना, कूलर में रहते हैं, हाँ, तनिक भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उस समय गुरुकुल परंपरा में क्या था? बच्चे बिल्कुल ही इन भौतिक सुखों से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और जंगलों में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आप जाएंगे आज? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो उन्हें शिष्यों को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। और गुरु के घर में रहकर ही शिष्य वेदों का आरंभ करते थे, वेद ज्ञान ले लेते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बड़ा ही उत्कृष्ट माना गया है। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। और केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है, अर्थात पहली केस कटाई जो है वो गुरु के घर में ही होती है। आपके यहाँ होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। आपके लिए मुंडन संस्कार में क्या किया जाता है? अनुष्ठान किए जाते हैं, आयोजन किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है ना। लेकिन उस समय वैदिक काल में क्या था कि गुरु के घर में ही उनका प्रथम क्षौर कर्म हो जाता था और उस समय उनके अभिभावक को निमंत्रण नहीं दिया जाता था। तो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? तो चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। और इस केशांत संस्कार में सबसे मुख्य कर्म होता था गोदान करना, गायों का दान करना। और इसके बाद फिर पढ़े, अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। और साहित्य ग्रंथों में इसके दूसरे नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। और समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता था? शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ये समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता था। लंबे समय तक गुरु के घर में रहने के बाद जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत उन्हें ये शिक्षा दी जाती थी कि अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। आगे फिर पढ़ते हैं, शिक्षावसाने गुरुः शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। और इस संस्कार में समावर्तन संस्कार में क्या करते हैं गुरुजी? तो शिक्षा का अवसान हो जाने पर, शिक्षा की समाप्ति हो जाने पर शिष्यों को उपदेश देकर घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते। उन उपदेशों में गुरुजी क्या बताया करते हैं? तो जीवन के धर्मों के बारे में बताते हैं कि उन्हें क्या करना है आगे चलकर। यथा सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः
इत्यादि। क्या बताते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए और स्वाध्याय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो उपदेश देकर और अपने शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए भेज देते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। और विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह संस्कार से पहले ही मतलब गृहस्थ जीवन में तो प्रवेश हो ही जाता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। और विवाह एक पवित्र संस्कार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जिनमें तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधुगृहे वरपक्ष स्वागतम, वरवधवोः परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजाहोमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं? उनमें वाग्दान है पहला, उसके बाद मंडप निर्माण, उसके बाद वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, फिर वर वधु का परस्पर निरीक्षण, उसके बाद कन्यादान, फिर अग्नि की स्थापना होती है और उसके बाद पाणी ग्रहण और उसके बाद फिर लावा के द्वारा हवन होता है और सप्तपदी अर्थात 7 फेरे लिए जाते हैं और सबसे अंत में होता है सिंदूरदान। इस प्रकार विवाह के विभिन्न कर्मकांड किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। और ये विवाह का जो संस्कार है ये लगभग सभी जगह एक ही तरीके से किया जाता है। तदनंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। और उसके बाद विवाह संस्कार के बाद पुनः फिर गर्भाधान संस्कार होता है और इस प्रकार से जीवन चक्र चलता रहता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। और मरने के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। और इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान ये संस्कार हैं। इस प्रकार हमने भारतीय संस्कारों की जानकारी प्राप्त की आज। और हमारे कितने संस्कार हैं, कौन कौन से संस्कार हैं, इन सभी का ज्ञान आज हमने प्राप्त किया। एवं प्रकारेण अद्य भवन्तः सर्वे संस्काराणां विषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः। और इस प्रकार से आपने इस पाठ के माध्यम से संस्कारों का ज्ञान प्राप्त किया और अब आप भी संस्कारों के अर्थ को और इसके महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप अच्छे से विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के पाठ को पढ़ा। आगे इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? पाठ के अंत के बाद क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर की ओर देखते हैं। और इस पाठ में आपके जैसे कि अन्य पाठों में भी मैंने बताया ही है कि शब्दार्थ दिए हुए हैं, संधि विच्छेद दिए हुए हैं, समास विग्रह, सारी चीज़ें आपके पाठ में उपस्थित हैं। आप सभी को ध्यानपूर्वक उनका निरंतर अभ्यास किया कीजिए, तभी आप पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और इनके प्रश्नों को और अच्छे से बना सकेंगे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में।